हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद वीजे। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लो थिंकर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। आपसे एक ही क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्या पूछा जा रहा है, तब आंसर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लो थिंकर्स होने का इस मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक वर्ल्ड में क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है, या फिर हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकैप्ड टुडे। आज की दुनिया में जो स्लो थिंकर्स है, जो धीमी गति से सोचते हैं, वो अक्षम कैसे हैं, अयोग्य कैसे हैं। तो इसका आंसर है, स्लो थिंकर्स मे हैव ट्रबल कीपिंग अप विद द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ विच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग and they can't take quick decision, thus they are left behind. तो स्लो थिंकर्स में हैव ट्रबल कीपिंग अप विद द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहाँ पे इसका आंसर होगा कि जो धीमी गति से सोचने वाले लोग हैं, स्लो थिंकर्स हैं, उनको ट्रबल आता है, उनको प्रॉब्लम आती है, उनको दिक्कत आता है आज के इस आधुनिक जीवन की डिमांड्स को पूरा करने में, विच कैन मेक इट डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग एंड दे कांट टेक क्विक डिसीजंस, दस दे आर लेफ्ट बिहाइंड। तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इससे एक तो उनको अपनी जीवन यापन करने में समस्याएं आती हैं, उनकी रोज़ी रोटी कमाने में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। अर्न अ लिविंग का मतलब है कि रोज़ी रोटी कमाना। तो स्लो थिंकर्स हैं तो उनको अपना जीवन यापन करने, रोज़ी रोटी कमाने में दिक्कत आएगी। और दूसरा वो कि वो जल्दबाजी में या जल्दी से कोई भी डिसीजन आसानी से नहीं ले पाएंगे, और जिस वजह से आधुनिक दुनिया में, आज की दुनिया में जो ये रेस भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राइटर है वो सिनेमा देखने जब जाते हैं तो अपने आप को किस सिचुएशन में पाते हैं। अभी जो ऊपर का क्वेश्चन था ये भी पेस फॉर लिविंग का है, और ये सेकंड क्वेश्चन भी पेस फॉर लिविंग का है, जिसके राइटर हैं R.C. हचिंसन। तो अगर आपको स्टोरी याद है तो आप अपने मन से भी अच्छे से लिख सकते हैं आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिनेमा में जो राइटर हैं R.C. हचिंसन है, वो अपने आप को किस परिस्थिति में पाते हैं। इसका आंसर है, इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग। कि सिनेमा देखने जब जाते हैं राइटर तो वो अपने आप को एक होपलेस मतलब निराशावादी, आशा जिसमें बिल्कुल आशा की कोई किरण नहीं हो, ऐसी फॉग की अवस्था में पाते हैं। फॉग का मतलब कुहासा, जिसके आर पार आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो आपको ये वर्ड याद रखना है, होपलेस फॉग। नेक्स्ट इज़, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। यानी स्लो थिंकर्स जो है वो किन लोगों को माना जाएगा, किन को समझा जाएगा कि ये धीमी गति से सोचने वाले लोग हैं। तो आंसर है, पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी लेट आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। यानी वे लोग जिनको बहुत देरी से कोई चीज़ समझ आती है वो स्लो थिंकर्स माने जाते हैं। मैंने आंसर जो है वो बिल्कुल छोटा रखा है, क्योंकि जो रूरल एरिया के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के, उनको याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपको मार्क्स लेने में आसानी होगी। नेक्स्ट इज़, व्हाट आर एलर्जेंस। एलर्जेंस जो होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, एलर्जेंस क्या है। सो आंसर इज़, substances that cause an allergic reaction in some people are allergens। तो substances का मतलब कोई भी चीज़ जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो एलर्जी आप समझते हैं कि हमको बहुत लोगों को ठंड में निकलने पे या साफ़ सफाई करने पे धूल की वजह से या गर्मी की वजह से छींकें आने लगती हैं। बहुत लोग कुछ खाते हैं तो उनको चकत्ते हो जाते हैं, दाने निकल आते हैं या खुजली होने लगती है, तो वो होता है एलर्जी। तो जो एलर्जी पैदा करने वाली चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, जिससे एलर्जिक रिएक्शन होता है, कुछ लोगों में ऐसा पाया जाता है, उसको हम कहते हैं एलर्जेंस। तो एलर्जेंस होता है सब्सटेंस जिससे एलर्जी होती है। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ कॉमन एलर्जिक डिजीजेज आर जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years ऑफ एज। तो जो कॉमन एलर्जिक डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं एलर्जी से रिलेटेड, वो कौन सी बीमारियां हैं जो जनरली 0 से 6 साल के एज के बच्चों में होता है। तो आंसर है, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक डिजीजेज जनरली फाउंड इन चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 years ऑफ एज।
asthma and allergic skin diseases are the most frequent in this age group. तो जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी जेनेटिक का मतलब आनुवंशिक और एनवायरमेंटल का मतलब वातावरणीय। तो ये जो दो कारण हैं, एक तो आनुवंशिक कारक और दूसरा वातावरणीय कारक, ये जिम्मेदार होता है एलर्जिक रिएक्शन का। ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चों में जो एलर्जिक रिएक्शन का बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण होता है वो होता है जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल, यानी आनुवंशिक जो हमको अपने माता पिता से मिलता है, और दूसरा वातावरणीय कारक होता है, जैसे आपको ठंड की वजह से या धूल की वजह से या किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, तो वातावरण के किसी भी कारक की वजह से होता है, तो उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। में जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं जिनको एलर्जिक डिजीज़ेज होते हैं, उसमें मेन डिजीज़ेज हैं एस्मा और स्किन डिजीज़ेज। ठीक है, तो ये जो हैं दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज हैं जो कि एलर्जी की वजह से 0 से 6 साल के बच्चों में मोस्टली देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट डज़ इंडियन सिनेमा नीड टुडे, और वेयर शुड द ट्रूली इंडियन फिल्म्स लुक फॉर इट्स मटीरियल। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे चैप्टर व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म से लिया गया है, जिसके राइटर हैं सत्यजीत रे। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडियन सिनेमा को आज किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर इसी क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछा जा सकता है कि वेयर शुड द ट्रूली इंडियन फिल्म्स लुक फॉर इट्स मटीरियल, यानी जो वास्तविक इंडियन फिल्म्स है, भारतीय फिल्म्स हैं, उसको कहाँ से मटीरियल लेना चाहिए। तो आंसर है इंडियन सिनेमा नीड्स अ यूनिक स्टाइल एंड एन ईडियम दैट इज़ रिकग्नाइजेबली इंडियन। द रॉ मटीरियल ऑफ सिनेमा इज़ लाइफ इटसेल्फ। भारतीय सिनेमा को आज एक विशिष्ट शैली की आवश्यकता है, यूनिक स्टाइल और ईडियम की आवश्यकता है, जो कि प्योरली क्या हो, इंडियन हो, जिसमें भारतीयता का परिचय दिया गया हो। तो इसकी ज़रूरत है हमारे भारतीय सिनेमा को, इंडियन सिनेमा को। ठीक है, साथ ही साथ ये भी कहते हैं सत्यजीत रे, द रॉ मटीरियल ऑफ सिनेमा इज़ लाइफ इटसेल्फ। तो जिस कच्चे माल की ज़रूरत हमारे सिनेमा को है वो खुद जीवन है। ठीक है, तो द रॉ मटीरियल ऑफ सिनेमा इज़ लाइफ इटसेल्फ। नेक्स्ट इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन से, जिसके ऑथर है हुमायूं कबीर। और यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि ऑथर के अकॉर्डिंग हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इज़ द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। कि हुमायूं कबीर जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो एकता की भावना है हमारे देश में, इतनी विविधताओं के बावजूद जो एकता की भावना है, यही सबसे उल्लेखनीय विशेषता है हमारी भारतीय संस्कृति की। सो अकॉर्डिंग टू हुमायूं कबीर द मोस्ट रिमार्केबल फीचर इज़ द अंडरलाइंग यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। नेक्स्ट इज व्हाट डज हुमायूं कबीर से अबाउट टॉलरेशन। तो हुमायूं कबीर जी ने टॉलरेशन को, सहनशीलता के बारे में क्या कहा है। Humayun Kabir says that toleration is one of the main features of Indian culture that has enabled Indians to maintain unity in diversity. तो यहाँ हुमायूं कबीर जी क्या कहते हैं कि सहनशीलता जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक उल्लेखनीय विशेषता है, जिसने क्या किया है, तो जिसने हम भारतीयों को विविधता में एकता रखने में, बनाए रखने में सक्षम बनाया है। ठीक है, सो हुमायूं कबीर सेज दैट टॉलरेशन इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर दैट हैज़ इनेबल्ड इंडियंस टू मेंटेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर, यानी हमारे भारतीय संस्कृति की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। So Indian culture is a blend of many cultural and racial elements and is characterized by a number of features like tolerance, unity, uniqueness, continuity and diversity. यानी जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो एक ब्लेंड है, एक मिश्रण है किसका, तो मैनी कल्चरल एंड रेशियल एलिमेंट्स, यानी अलग अलग संस्कृतियां हैं यहाँ पे, अलग अलग नस्ल है यहाँ पे, और इन सब में क्या है, तो टॉलरेंस है, सहनशीलता है, यूनिटी है, एकता है, यूनिकनेस है, अनोखापन है, कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, एंड डाइवर्सिटी यानी विविधता है।
तो ये सारी जो है वो हमारे इंडियन कल्चर की विशेषता है। इंडियन कल्चर इज़ अ ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चरल एंड रेशियल एलिमेंट्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ नंबर ऑफ फीचर्स लाइक टॉलरेंस, यूनिटी, यूनिकनेस, कॉन्टिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोर प्रेशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड? सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? हीरा है, चांदी है या फिर सोना है? तो ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है एक्सेप्टेंस स्पीच से, जो कि ऑंग सान सू की के द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पीस एंड ब्रदरहुड आर मोर प्रेशियस दैन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे उन्होंने इसका आंसर दिया था, बताया था कि सोना, चांदी या हीरा ये सब कीमती नहीं है। कीमती क्या है? तो कीमती है पीस यानी शांति, और ब्रदरहुड यानी आपसी भाईचारा जो है ये सबसे ज़्यादा कीमती है। Who delivered the acceptance speech on behalf of Aung San Suu Kyi? यानी एक्सेप्टेंस स्पीच जो था वो ऑन्ग सान सू की के बिहाफ पे यानी उनके जगह पे किसने डिलीवर किया था? तो ऑन्ग सान सू की सन अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड द एक्सेप्टेंस स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ ऑन्ग सान सू की। यानी ऑन्ग सान सू की जो थी उनके बेटे जिनका नाम था अलेक्जेंडर एरिस, उन्होंने अपनी माँ के जगह पे एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर किया था। नेक्स्ट इज विच एनिमल मेसेज ऑफ मिस ग्रीन्स यार्ड? तो ये आपको याद होगा, ये है मी एंड द इकोलॉजी बिट चैप्टर से, जिसमें क्या होता है कि मिस ग्रीन जो है वो वहाँ पे अपने न्यूज़पेपर्स और एल्युमिनियम के कैन जो हैं वो रख रही होती हैं, जो उनका कूड़ा वाला बैग होता है उसके पास में, और वहाँ पे उनका जो पूरा गार्डन होता है उसको बिल्कुल मेसअप कर देता है एक जानवर, बिल्कुल अस्त व्यस्त कर देता है एक जानवर जो कि जिम का होता है। तो वो जानवर कौन था? द डॉग मेसेज अप मिस ग्रीन्स यार्ड। तो जिम का जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो मिसेस ग्रीन के यार्ड को, प्रांगण को बिल्कुल मेसअप कर देता है, अस्त व्यस्त कर देता है। वॉट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन? मार्था जो है वो हरी भूरी घाटियों में क्या कर रही होती है? तो आपको पता है कि मार्था जो है वो एक स्टोरी टेलर होती है, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती है बहुत अच्छी अच्छी। तो आंसर भी वही होगा, मार्था यूजुअली टेल्स हर स्वीट स्टोरीज इन द हेजल ग्लेन। तो हरी भूरी घाटियों में, हेजल ग्लेन में मार्था क्या करती हैं? अपनी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाया करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट मेड द रिच मैन इन द एम्प्टी हार्ट मैड? ये जो है ये एक पोम है जिसका नाम है एम्प्टी हार्ट, जो कि पेरियासामी थूरन जी इसके पोइट हैं, उन्होंने लिखा है। और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट मेड द रिच मैन इन द एम्प्टी हार्ट मैड, कि ये जो अमीर आदमी था उसको एम्प्टी हार्ट पोम में क्या चीज़ थी जिसने उसको बिल्कुल पागल जैसा बना दिया था? सो द आंसर इज द रिच मैन्स ग्रीड मेड हिम मैड। यानी वो जो अमीर आदमी था उसके लालच ने ही उसको पागल कर दिया था। ठीक है, ग्रीड का मतलब लालच। वेयर डू यू फाइंड हेल्थ एंड वर्च्यू? यानी आपको स्वास्थ्य और सद्गुण ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये एक पोम से लिया गया है जिसका नाम है गॉड मेड द कंट्री, जिसके पोइट हैं विलियम कूपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हेल्थ एंड वर्च्यू आर फाउंड इन द विलेजेस। यानी स्वास्थ्य और सद्गुण, हेल्थ एंड वर्च्यू, ये जो है ये कहाँ पर मिलेंगे? तो ये विलेजेस में मिलेंगे। यानी विलेजेस जो होता है वहाँ पे बहुत सिंपल और प्योर लोग रहते हैं, बहुत शांति होती है वहाँ पे, लोग भोले और सीधे साधे होते हैं। तो ये शांति हमको कहाँ मिलेगी? ये हेल्थ हमको कहाँ मिलेगा? ये वर्च्यू हमको कहाँ मिलेगा? तो वो विलेजेस में मिलेगा। और गॉड मेड द कंट्री जो है, यहाँ कंट्री का मतलब देश नहीं है बल्कि गाँव है। वाई डज द पोइट बिलीव दैट गॉड मेड द कंट्री? यानी पोएट को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान ने कंट्री बनाई है? यानी कंट्री का मतलब यहाँ हो गया विलेज, गांव, कि भगवान ने गांव बनाया था। सो द आंसर इज विलियम कूपर, द पोएट ऑफ गॉड मेड द कंट्री, बिलीव्स दैट गॉड मेड द कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड द सिंप्लिसिटी एंड पीस ऑफ लाइफ देयर। तो विलियम कूपर यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो पोइट हैं हमारे गॉड मेड द कंट्री पोम के, उनका ऐसा मानना है कि गॉड मेड द कंट्री बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, कि भगवान ने गांव इसलिए बनाया होगा क्योंकि ये जो है यहाँ प्राकृतिक सुंदरता होती है गांव में, है ना, और सिंप्लिसिटी होती है, बहुत सादगी होती है और शांति होती है। तो जीवन में जो शांति चाहिए, जो खूबसूरती चाहिए, जो सादगी चाहिए, वो सब कहाँ मिला? गांव में मिला। तो इसीलिए उन्होंने कहा, विलियम कूपर ने, कि गॉड ने ही ज़रूर से गांव को बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द ट्री कॉल्ड अनकाइंड, यानी जो पेड़ है उसको अनकाइंड यानी निर्दयी क्यों बोला गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पोम द एम्प्टी हार्ट से लिया गया है, जिसके पोएट हैं पेरियासामी थूरन। तो पेड़ को अनकाइंड क्यों बोला गया है, यहाँ आपको पता होगा कि द एम्प्टी हार्ट में एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है कल्पक ट्री। वो एक विश यील्डिंग ट्री होता है, विश पूरा करने वाला इच्छा पूर्ति पेड़ होता है। और एक रिच मैन होता है जो कि जाता है उससे विश मांगने के लिए, और पेड़ उसकी विश को पूरा कर भी देती है, 7 गुना करके उसको देती है। लेकिन साथ ही साथ क्या करती है, एक 8वां आधा भरा हुआ जो सोने के सिक्कों से आधा भरा हुआ भी पॉट उसको दे देती है। किस लिए, उसको पनिश करने के लिए, ताकि ये 7 से तो संतुष्ट होने वाला है नहीं, इसको 8वां दे दो कि उसी को भरने में ये पागल होता रहे। तो एक तरह से जो ट्री है वो उसको पनिशमेंट दे रही होती है, तो इसीलिए उसको अनकाइंड कहा गया है। तो आंसर इज द ट्री इज कॉल्ड अनकाइंड बिकॉज इट ग्रांटेड द रिच मैन्स विश बट इन अ वे दैट पनिश्ड हिम फॉर हिज ग्रीड। ठीक है, तो आज मैंने आपको 17 क्वेश्चंस आंसर्स के साथ एक्सप्लेन किए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके पार्ट 2 में हम बाकी के 18 क्वेश्चंस आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।